Dear students, this is S.K. Sukla. In today's class, I am going to talk about some common mistakes that we make in English. आज की क्लास में हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे जो आम तौर पे इंग्लिश में हम करते हैं. जरा इसको देखिए. पहला मैं एक्सप्रेशन यहां पे इनफैक्ट पहला सेंटेंस लिख रहा हूं, इसको देखिए. We call ourselves every day. What is mistake in this sentence? इस वाक्य के अंदर क्या गलती है? Just take a close look at the sentence and tell me what mistake lies in this sentence. We call ourselves every day. सेंटेंस कहना यह चाहता है कि हम लोग हर दिन बातचीत करते हैं. तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए यहां पे ग्रामर के दो चीजों के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं. पहला चीज है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. और दूसरा चीज मैं बात करना चाहता हूं रेसिप्रोकल प्रोनाउन. आपने ग्रामर में इनको पढ़ा भी होगा. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन होता है? वो सारे प्रोनाउन जो सेल्फ या सेल्फ से एंड करते हैं. SELF सेल्फ या SELVES सेल्फ, इनसे एंड करते हैं. जैसे अगर मैं लिखूं यहां पे माई सेल्फ, ourselves, himself, herself, itself, themselves, प्लूरल वाले जो है SELVES से एंड करते हैं. तो ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गए जो सेल्फ या सेल्फ से एंड करते हैं. तो इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है? इनका प्रयोग एक्शन का इफेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है. एक्शन का इफेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर ये ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है. दिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या दीज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, व्हाट दे डू, दे ट्रांसफर द इफेक्ट ऑफ एक्शन अपॉन द सब्जेक्ट. एक्शन के इफेक्ट को सब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर करने का काम करते हैं ये. जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए. अगर मैं कहूं कि सुशांत सिंह killed himself. सुशांत सिंह killed himself. तो यहां मैंने एक रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ यूज किया. ये हिमसेल्फ क्या कर रहा है? एक्शन के इफेक्ट को ये सुशांत सिंह पे रिफ्लेक्ट करा रहा है. और यहां पे एक्शन का ट्रांसफर कैसा है? वन वे ट्रांसफर है. देयर इज वन वे ट्रांसफर ऑफ एक्शन टुवर्ड्स द सब्जेक्ट. अब आ जाइए रेसिप्रोकल प्रोनाउन में. रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिर्फ दो होते हैं, ईच अदर और वन अनदर. ईच अदर का प्रयोग दो के सेंस में किया जाता है, दो के बीच में म्यूचुअल रिलेशन बताने के लिए किया जाता है. और वन अनदर का प्रयोग दो से ज्यादा के बीच में म्यूचुअल रिलेशन बताता है. अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन म्यूचुअल रिलेशन बताता है. म्यूचुअल रिलेशन मतलब कि यहां पे अगर हमको ए और बी के बीच में म्यूचुअल रिलेशन बताना है, इसका मतलब कि यहां एक्शन का टू वे ट्रांसफर होगा. देयर वुड बी, यहां पे एक्शन का वन वे ट्रांसफर हो रहा है, यहां पे एक्शन का टू वे ट्रांसफर होगा. जैसे अगर मैं कहूं कि राम हेल्प्स मोहन एंड मोहन हेल्प्स राम. अगर ये दो सेंटेंस है, मोहन हेल्प्स, राम हेल्प्स मोहन एंड मोहन हेल्प्स राम, यानी कि राम, ये ए राम हो गया और बी मोहन हो गया. तो राम मोहन की मदद करता है और मोहन राम की मदद करता है. सो देयर इज अ म्यूचुअल रिलेशन. अगर इन दोनों की जगह मैं एक सेंटेंस लिख दूं कि राम, या मैं यहीं पे लिख देता हूं, या इसको मैं मिटा के लिख रहा हूं, इसको देखिए, आप समझ गए होंगे. अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि राम एंड मोहन हेल्प ईच अदर, तो यहां पे टू वे ट्रांसफर हो रहा है. राम भी मोहन की मदद कर रहा है, मोहन भी राम की मदद कर रहा है.
तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है, यहां पे एक्शन का टू वे ट्रांसमिशन होता है और रिफ्लेक्सिव में एक्शन का सिर्फ वन वे ट्रांसमिशन होता है, जैसे इस एग्जाम्पल में आपने देखा। तो जब हम इस सेंटेंस को एनालाइज करते हैं तो यहां हमने क्या लगाया है, रिफ्लेक्सिव लगाया है, यानी कि यहां पे एक्शन का वन वे ट्रांसफर होता है और ये खुद की तरफ हो रहा है। तो क्या जब हम लोग एक कॉल करेंगे तो खुद को कॉल करेंगे? वी कैनॉट कॉल आवर सेल्व्स, कैन वी? नो। तो यहां पे वी डोंट कॉल आवर सेल्व्स, सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी वी कॉल आवर सेल्व्स को काट के हम यहां पे लिख देंगे वी कॉल ईच अदर। इसको और बढ़िया से समझने के लिए अगर वी की जगह पे मैं यहां पे लिख दूं आई कॉल माई सेल्फ एवरी डे, तो क्या मैं खुद को हर दिन फोन करूंगा? बिल्कुल नहीं। तो यहां पे रिफ्लेक्सिव के बजाय हमको रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर का प्रयोग करना पड़ेगा। वी कॉल ईच अदर एवरी डे। ईच अदर, वी कॉल ईच अदर सेंटेंस का मतलब हो गया वी में ये आई हो गया, मैं हो गया, और बाकी जो लोग हैं ये हो गए। मैं भी उनको कॉल करता हूं, ये भी मुझको कॉल करते हैं। मैं इसको भी कॉल करता हूं, ये भी मुझे कॉल करता है। ये इसको कॉल करता है, ये भी इसको कॉल करता है, यानी आपस में एक दूसरे को कॉल करते हैं। इसलिए यहां पे ईच अदर का हम प्रयोग करेंगे। दो के सेंस में ईच अदर और दो से ज्यादा के सेंस में अगर वी है तो आप ईच अदर की जगह वन अनदर लगाइएगा। आई होप दिस सेंटेंस इज वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अगले सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा कॉमन मिस्टेक देखते हैं। दूसरा भी एक सेंटेंस है जो हम लोग इसको समझ के और इसके कॉन्सेप्ट को अंदर समझेंगे। लेट्स सी। अगर मैं सेंटेंस बोलूं, ये दूसरा कॉमन मिस्टेक का सेंटेंस है, इसको देखिए। अगर मैं कहूं कि आई हैव अ लिटिल मनी, सो आई हैव लिटिल मनी, सो या देयरफॉर आई cannot offer you even tea. I cannot offer you even tea. तो ये सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? सेंटेंस कह रहा है कि मेरे पास पैसे बहुत कम हैं, मैं तुम्हें चाय भी नहीं पिला सकता हूं। तो अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक बहुत ही क्लियर कट मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, इसको जरा देखिए। एडजेक्टिव लिटिल जो होता है, इसका तीन फॉर्म का यूज किया जाता है। सिर्फ लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल। तो सिर्फ लिटिल का प्रयोग कब करेंगे? जब कोई भी चीज ना के बराबर मौजूद हो, बिल्कुल मौजूद ना हो, तो लिटिल का प्रयोग करेंगे। और अगर कोई चीज अगर थोड़ा बहुत मौजूद हो तो उस समय ऑल लिटिल का प्रयोग करेंगे। और किसी डिफिनिट चीज के अमाउंट का बोध कराना है थोड़े से, तो द लिटिल का यूज करेंगे। तो यहां सेंटेंस का ये सेंस दे रहा है कि मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें चाय भी नहीं पिला सकता। लेकिन यहां पे प्रयोग किसका किया गया है? ऑल लिटिल का। दैट इज वाई दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। यहां पे इसको करेक्ट करने के लिए हम ऑल लिटिल को काट के सिर्फ लिटिल लिख देंगे। आई हैव लिटिल मनी, यानी मेरे पास ना के बराबर बिल्कुल पैसे नहीं है, सो आई कांट ऑफर यू इवन टी। आई होप दिस सेंटेंस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अगले एग्जाम्पल सेंटेंस को जरा देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स के अंदर। तीसरा, लेट्स सी द थर्ड सेंटेंस। इस सेंटेंस को देखिए। एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, इट प्रोवाइड्स जस्टिस, या मैं सेंटेंस को पहले गलत लिख दूं, इट प्रोवाइड्स द जस्टिस फॉर एवरीवन। जस्टिस फॉर एवरीवन। तो मैंने सेंटेंस लिखा है इट प्रोवाइड्स द जस्टिस फॉर एवरीवन। तो इस सेंटेंस में मैंने क्या मिस्टेक किया? व्हाट इज द मिस्टेक हियर? सो इफ यू टेक अ क्लोज लुक एट इट, तो यहां पे मैंने मिस्टेक क्या किया है, यहां जस्टिस के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया गया है। जस्टिस जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो हमारा ग्रामर का रूल ये कहता है कि हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द का या किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अनकाउंटेबल के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है।
जैसे आप जानते होंगे कि हम ये नहीं लिखते हैं द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. डू वी राइट दिस सेंटेंस लाइक दिस? नो. द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. क्या हम सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पे ऑनेस्टी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे. तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द आता ही नहीं. अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द एक कंडीशन में आ सकता है. अगर अनकाउंटेबल नाउन के बाद कोई फ्रेज आ जाए या कोई क्लाउज भी आ जाए तो उस केस में हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे. ये जो है ये जब किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है तो अनकाउंटेबल नाउन इसके सब का बोध कराता है. ऑल ऑफ इट्स काइंड, ऑल ऑफ इट्स काइंड, इसका सब का बोध कराता है. लेकिन जब अनकाउंटेबल नाउन के बाद एक फ्रेज आ जाए और उसके पहले आर्टिकल द लग जाए तो ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के बारे में बात करता है. दिस टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ दैट अनकाउंटेबल नाउन. अगर मैं इस सेंटेंस में लिखूं ऑनेस्टी ऑफ द लिटिल चाइल्ड या द लिटिल बॉय, अगर मैं लिखूं ऑनेस्टी ऑफ द लिटिल बॉय तो इट विल नॉट डू. यहां पे आर्टिकल द लगाना ही पड़ेगा. द ऑनेस्टी ऑफ द लिटिल बॉय. तो यहां पे द ऑनेस्टी जो है ये हर तरह के ऑनेस्टी की बात नहीं कर रहा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ ऑनेस्टी की बात कर रहा है. यहां पे ऑनेस्टी जो है हर प्रकार के ऑनेस्टी की बात हो रही. तो जब अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा तो उसके सबका बोध कराएगा. तो यहां पे हर तरह के जस्टिस की बात हो रही है, इसलिए यहां पे आर्टिकल द का प्रयोग हम नहीं करेंगे. किसी अनकाउंटेबल नाउन के किसी खास इंस्टेंस के बोध कराने के लिए आर्टिकल द का यूज होता है जब अनकाउंटेबल नाउन के बाद फ्रेज आता है. तो इस तरीके से हमारा थर्ड जो है रूल, थर्ड जो एग्जाम्पल सेंटेंस है कॉमन मिस्टेक्स के अंदर, वो हमने देख लिया. अब फोर्थ को देखते हैं. टेक अ लुक एट द फोर्थ वन. चौथे सेंटेंस को देखिए. दिस इज द फोर्थ सेंटेंस. अगर मैं कहूं कि आई हैव सीन द ताज इन 2005. आई हैव सीन द ताज इन 2005. सेंटेंस क्या कहना चाहता है कि मैंने ताजमहल देखा है, लेकिन कब देखा है? 2005 में देखा है. तो दिस सेंटेंस इज फाइन, लुक्स फाइन, बट इट हैज अ ग्रेव और सीरियस मिस्टेक इन इट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ कभी भी एडवर्ब ऑफ पास्ट या पास्ट का एडवर्बियल फ्रेज यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसमें पास्ट का एडवर्बियल फ्रेज इन 2005 लिख दिया गया है. और जिस सेंटेंस में पास्ट का टाइम को मेंशन करने वाला वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज किया जाए तो वहां पे आपको सिंपल पास्ट टेंस का ही सिर्फ यूज करना होगा. इसलिए यह सेंटेंस गलत है. अगर यह सेंटेंस इतना तक रहता, इसमें एडवर्ब का पास्ट टाइम नहीं देना रहता, तो सेंटेंस बिल्कुल सही था. इतना मैं बोलता आई हैव सीन द ताज, द सेंटेंस वुड बी फाइन. बट अगर मैं कहूं कि आई हैव सीन द ताज इन 2005, द सेंटेंस गोज रॉन्ग, इट बिकम्स इनकरेक्ट. तो हमको अगर इस टाइम को रखना होगा पास्ट के, तो हमको पास्ट वाला टेंस लगाना भी पड़ेगा. तो हम इस सेंटेंस को ऐसे करेंगे, करेक्ट. आई हैव सीन को काट करके लिख देंगे आई सॉ द ताज इन 2005. अगले एक्सप्रेशन को हम लोग देखते हैं. इसको देखिए, द फिफ्थ वन. अगर मैं कहूं कि आई वॉन्ट टू ले डाउन, I want to lay down. Where is the mistake in this sentence? तो सेंटेंस का क्या सेंस कहना चाहता है, इसको पहले समझना पड़ेगा. सेंटेंस ये कह रहा है कि मैं लेटना चाहता हूं, लेकिन यहां पे वर्ब जो यूज किया है ले डाउन, दिस इज इनकरेक्ट. यहां पे ले का मतलब किसी चीज को रखना होता है. यहां पे टू के बाद हमको V1 ही लगाना है, तो ले एक V1 है जिसका अर्थ होता है किसी चीज को रखना. लेकिन यहां लेटने के सेंस में आ रहा है, इसलिए यहां पे आप इसको लिखेंगे आई वॉन्ट टू लाई डाउन. लाई का एक और अर्थ होता है झूठ बोलना, और एक और अर्थ होता है लेटना.
तो यहां पे लेटने के सेंस में यूज हुआ है, तो ले डाउन की जगह हम लाई डाउन का इस्तेमाल करेंगे। अगर इसी में एक और मैं सेंटेंस लिखूं कि दे वर लेइंग ऑन द फ्लोर, दे वर लेइंग ऑन द फ्लोर, ये भी सेंटेंस क्या कह रहा है कि वो लोग जमीन पे लेटे हुए थे। लेकिन यहां भी वर्ब का जो यूज किया है लेइंग, ये इनकरेक्ट है। यहां पे आपको यूज करना पड़ेगा लाइंग, दे वर लाइंग ऑन द फ्लोर, यानी कि वे लोग लेटे हुए थे। तो लाई और ले, इन दोनों के डिस्टिंक्ट मीनिंग को अगर आप समझ लेंगे तो उससे रिलेटेड मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे। अगर मैं लिखूं यहां पे लाई, लाई इज V1, लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है और इसका मतलब लेटना भी होता है, और ले का मतलब होता है रखना। तो झूठ बोलने वाला जो लाई होता है उसका V2 जो बनता है और V3 बनता है, लाइड बनता है, LIED, V2 बनाएंगे लाइड। लेकिन अगर लेटने वाला है तो इसका V2 हो जाएगा ले और V3 हो जाएगा लेन, और ले का V2 V3 जो हो जाएगा लेन, LAID। तो इस तरीके से इनके वर्ब के फॉर्म को अगर आप बढ़िया से याद रखिएगा तो इनका यूज बहुत अच्छी तरीके से कर पाइएगा। तो अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो इसमें मिस्टेक होगा ही। अब छठे सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। टेक अ लुक एट द सिक्स्थ सेंटेंस। इसको देखिए, ही वॉज जज्ड and sentenced to life imprisonment. He was judged and sentenced to life imprisonment. इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? Take a very close look at this sentence and just see where the mistake is. He was judged and sentenced to life imprisonment. तो यहां सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इस पार्ट के बाद तो सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन मिस्टेक कहां है? He was judged. Judged is inappropriate here. यहां पे जज की जगह आप यहां पे यूज करेंगे ट्राइड, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति जाता है कि कोर्ट में तो उसके ऊपर ट्रायल पहले होता है, उसके बाद उसको सेंटेंस किया जाता है, जो भी पनिशमेंट होता है उसका। सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी ही वॉज ट्राइड एंड सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो आज के क्लास में बस 6 कॉमन मिस्टेक्स मैंने डिस्कस किए हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, go and subscribe my channel. Thank you.